बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉड्यूल 1 चैप्टर 3 और ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मतलब। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है किसी कॉरपोरेशन को, किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना और इम्प्लीमेंट करना। तो ये चूँकि प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन के मतलब है, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगी कि सप्लाई चेन और प्रोक्योरमेंट को किस तरह से किसी कंपनी के अंदर आप रन करते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर, पॉलिसीज, मैनुअल की ज़रूरत होती है, उनको किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है, बनाया जाता है, और अगर ना हो तो उससे क्या लॉस हो सकता है कंपनी को, और इनकी ज़रूरत की होती है। ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी आगे। और इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज़ है, प्रोसीजर है, अकाउंटेबिलिटी एंड रिपोर्टिंग है, स्टेटस ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें फर्स्ट टॉपिक में जो 3.1 है उसमें डिस्कस होंगी। चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक हैं, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये 3.1 की हैं। तो 3.1 को स्टार्ट करते हैं। की एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन फंक्शन। प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन फंक्शन करने के लिए क्या आपको की एस्पेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, ये जो डेफिनेशन है वो पढ़ देता हूँ। द मैकेनिज्म, प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस that are used to control and direct an organization। यानी मैकेनिज्म, प्रोसीजर एंड प्रोसेस जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहा जाता है। यानी कि उन डॉक्यूमेंट्स को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहा जाता है जो आप बनाते हैं, यानी प्रोसीजर, पॉलिसीज, मैनुअल वगैरह, कि इनके तहत इस कंपनी ने चलना है या इनके तहत इस डिपार्टमेंट ने चलना है। जैसे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लिए एक मैनुअल होगा या कोई पॉलिसी होगी, कुछ प्रोसीजर होंगे, और कुछ भी नहीं होगा तो गाइडलाइन होगी। जहाँ पे कोई मैनुअल, पॉलिसी, प्रोसीजर नहीं होते वहाँ गाइडलाइन होती है, आपके सीनियर मैनेजमेंट देती है या बॉस देता है, जो भी HOD होगा वो कुछ गाइडलाइन अपने स्टाफ को दे रहा होता है कि हमने इस तरह से काम करना है। तो ये जो गाइडलाइन, प्रोसीजर, पॉलिसी, मैनुअल वगैरह होते हैं, ये वो गवर्न करने के लिए, जैसे गवर्नर होता है किसी इलाके को गवर्न करता है कि जी ये इस इलाके का इंचार्ज है जिसने इसको गवर्न करना है, कि किस तरह से कंट्रोल करना है लोगों को, किस तरह से उनकी वेलफेयर और दूसरी चीज़ों को, काम को आगे लेके जाना है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के किसी कंपनी को किस तरह से आपने चलाना है, तो उसके लिए जो चीज़ें जो पॉलिसी, प्रोसीजर वगैरह बनाए जाते हैं उसके मुताल्लिक आगे जाएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड पॉलिसीज बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोल्ड। यानी स्टैंडर्ड प्रोसीजर और वो पॉलिसीज जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए बनाई जाती हैं, जिससे किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल किया जाता है। यानी रूल्स एंड रेगुलेशन, जिससे जैसे अगर किसी आदमी, कुछ लोगों का टाइम मुकर्रर है कि भी सुबह 8 बजे ऑफिस टाइम है, तो उस 8 बजे को मॉनिटर करने के लिए या तो कुछ मैनुअल मॉनिटरिंग होगी, जैसे कुछ गार्ड रजिस्टर के ऊपर हाजिरी लगा रहा होगा, जैसे कोई गेट से एंटर होता है तो उसको अटेंडेंस देनी पड़ती है, और गार्ड उसका टाइम भी नोट करता है और उसकी अटेंडेंस भी रजिस्टर पे होती है। एडवांस जब ये सिस्टम हुआ तो वहाँ पे वो थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन, जो ऑटोमेटिक मशीनें लगी होती हैं, उनके ज़रिए आप अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि आप जैसे थंब इम्प्रेशन देंगे मशीन के ऊपर अपना, तो आपका वो अटेंडेंस भी हो जाएगी और टाइम भी नोट हो जाएगा। जब आप जाएंगे तब भी वो होगा। तो इस तरह से ये क्या है, ये लोगों को कंट्रोल करने का तरीका है कि लोगों के आने और जाने का टाइम किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो जब जिस तरह से उनके आने और जाने के टाइम को मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है ताकि लोग टाइम पे आएँ, टाइम पे जाएं, तो इसी तरह से जो बाकी एक्टिविटीज़, जो कुछ भी कंपनीज में हो रहा होता है, जो कुछ भी डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा होता है, उनको आपने किस तरह से कंट्रोल करना है। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कि टोटल डिपार्टमेंट को कैसे कंट्रोल करना है या टोटल कंपनी को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए
जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी। जिस तरह से मशीन जो थंब इम्प्रेशन ले रही है वो एक कंट्रोल है, तो इस तरह से हर एक्टिविटी के लिए कुछ कंट्रोल मुकर्रर किए जाएंगे ताकि हर एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाए कि ये कितनी एक्यूरेसी से हो रही है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उनको कैसे सॉल्व किया जा सके। तो इस तरह की एक्टिविटी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहा जाएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल and their procedure and policies ethical. Corporate governance ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव, एफिशिएंट और सक्सेसफुल बनाती है। यानी कि अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेहतर होगी तो वो कंपनी एफिशिएंट, सक्सेसफुल और इफेक्टिव होगी। और प्रोसीजर एंड पॉलिसीज लोगों को एथिक्स के मतलब बताते हैं, लोगों को बेहतर बनाते हैं, उनके एथिक को बेहतर बनाते हैं। मतलब उनकी डीलिंग, उनका बिहेवियर, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की चीज़ों को बेहतर बनाते हैं। कुछ चीज़ें इंग्लिश में ज़रा मुश्किल होती हैं डिफ़ाइन करना, कि इंग्लिश वाली चीज़ों को उर्दू में डिफ़ाइन करना थोड़ा प्रॉब्लम देता है। तो इसलिए मैं दोनों को, मतलब जो एक्सप्लेनेशन तो डेफिनेटली उर्दू में है लेकिन उसको इंग्लिश में भी बोल देता हूँ ताकि अगर मेरी कुछ गलत एक्सप्लेनेशन हो तो आप उसको इंग्लिश से समझ जाए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एम टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्शन ऑफ स्टेक होल्डर। ये सारे चीज़ें जो प्रोसीजर, पॉलिसीज, मैनुअल वगैरह होते हैं, ये स्टेक होल्डर को कंट्रोल करने और उनके एक्शन को, यानी उनके काम करने के तरीके को मैनेज करते हैं। स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, जिनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है उस जगह। जैसे अगर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है तो उसमें एक इंचार्ज होगा, उसके नीचे कुछ 2, 4, 10, 20 लोग होंगे। तो सब लोग जो काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंचार्ज, वो सब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के स्टेक होल्डर हैं, यानी उनका हिस्सा है उस प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को चलाने में। तो जिन लोगों का हिस्सा होता है किसी काम को करने में, वो उस काम के स्टेक होल्डर होते हैं। बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है स्टेक होल्डर की, वो है कि एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल विद एन इंटरेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड शेयर होल्डर। वो सब लोग जो कंपनी में काम करते हैं वो स्टेक होल्डर कहलाएंगे। उनमें एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं, उनके कस्टमर, सप्लायर भी आ जाते हैं, उनके शेयर होल्डर भी आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स भी आ जाते हैं। मतलब हर बंदा जो उस कंपनी से जुड़ा हुआ है किसी भी एक्टिविटी के सिलसिले में, वो उसका स्टेक होल्डर है। अच्छा, कोई भी कंपनी जो है, मतलब ये एक स्ट्रक्चर है। आपने कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जैसे अगर आपने घर बनाना है तो घर के लिए पहले एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आप घर को पहले खिड़कियां, दरवाजे नहीं लगा सकते, शीशे नहीं लगा सकते, आप कुछ और चीज़ें नहीं कर सकते, पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। तो इसी तरह से किसी भी कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए पहले एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। स्ट्रक्चर जो है वो बेस कर रहा होता है स्टैंडर्ड, पॉलिसीज और प्रोसीजर के ऊपर। थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप इसको समझ लें प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर चलेगा स्टैंडर्ड, पॉलिसीज, फिर प्रोसीजर। स्टैंडर्ड वो होते हैं जो कि पूरी दुनिया में एक जैसे हों, यानी इक्वालिटी हो जिनमें, कि जब भी आप किसी स्टैंडर्ड को देखें, सुने, उसका मतलब पढ़ें, तो वो आपको हर जगह पे एक ही नज़र आए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ISO 9001, ये पूरी दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड है, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर अप्लाई होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। कंपनी के जो प्रोसीजर और सिस्टम होते हैं कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है, डिपार्टमेंट्स किस तरह से काम कर रहे हैं, इसके लिए ISO 9001 का स्टैंडर्ड है जो पूरी दुनिया में सिमिलर है, यानी एक ही स्टैंडर्ड है।
तो अब वो कंपनियां जो 9001 के ऊपर काम कर रही होती हैं, यानी जो इस स्टैंडर्ड के लिए क्वालिफाई होती हैं, तो जब वो कंपनी आपको ये बताएगी कि हम 9001 क्वालिफाइड हैं, तो सुनने वाला देखने वाला ये कहेगा कि अच्छा इसमें ये स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट है, यानी कि उसको समझ होगी कि ये जो कंपनी है ये उन स्टैंडर्ड के ऊपर जो उसने 9001 के देखे सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं। तो 9001 एक ही स्टैंडर्ड होगा और दुनिया में जिस जगह भी इम्प्लीमेंट होगा वहाँ पे सिमिलर एक ही एक्टिविटी उसके तहत हो रही होगी, यानी एक ही तरह का सिस्टम मेंशन होगा। इसको और थोड़ा इजी समझा देता हूँ जो 9001 को नहीं समझते, कि जब भी वेट किया जाता है, आप किसी भी शॉप पे के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आप अगर कहते हैं शॉपकीपर को कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, तो वो एक साइड पे 1 किलो का बाट रखेगा, वेट जो होता है वो रखेगा, और दूसरी साइड पे 1 किलो चीनी डालेगा, और दोनों जब बराबर होंगे तो कहेगा जी कि ये 1 किलो चीनी हो गई। लेकिन अब वो जो वेट उसने 1 किलो का रखा है, क्या वो 1 किलो है या नहीं है, ये आपको नहीं पता, ये बस वो बता रहा है कि जी ये 1 किलो है। लेकिन उस 1 किलो को चेक करने के लिए कि क्या ये 1 किलो है या नहीं है, एक स्टैंडर्ड वेट होता है जो गवर्नमेंट की एजेंसी जो कि इंस्पेक्शन करती हैं शॉप्स का और उनको चेक करती हैं, उनके पास एक स्टैंडर्ड वेट होता है 1 किलो का। वो जब भी इंस्पेक्शन करते हैं तो वो शॉपकीपर के पास आएंगे और एक साइड पे अपना स्टैंडर्ड वेट रखेंगे और दूसरी साइड पे उस शॉपकीपर का जो वेट होगा 1 किलो का उसको रखेंगे। अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब कि शॉपकीपर का जो वेट है वो 1 kg है, अगर वो उससे कम है तो इसका मतलब कि वो 1 किलो नहीं है। तो इस तरह से एक तो स्टैंडर्ड वेट हो गया और दूसरा जो मार्केट में अवेलेबल वेट है, जो प्रैक्टिस में है, जो चल रहे हैं, वो हो गए। और अब उन वेट को चेक करने के लिए जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप स्टैंडर्ड वेट से उसको चेक करेंगे। सिमिलरली कैलिब्रेशन होती है कि मार्केट में कोई भी बंदा कहे कि जी ये जो टेम्परेचर नोट करने का थर्मामीटर के ये जी थर्मामीटर है तो आप ये ले जाएं तो ये एक्यूरेट काम कर रहा है। अब वो कितना एक्यूरेट है ये आपको नहीं पता, आपने तो उसको यूज़ किया तो आपको पता चला कि जी मेरा बॉडी टेम्परेचर जो ये शो कर रहा है वो 98 है। लेकिन क्या वाकई वो टेम्परेचर 98 है, क्या वो थर्मामीटर 98 एक्यूरेसी के साथ शो कर रहा है, तो उसकी कैलिब्रेशन करानी पड़ेगी। तो कैलिब्रेशन जब होती है तो जो स्टैंडर्ड उसको उसके लिए जो मैनेज किया जाता है, जो स्टैंडर्ड अवेलेबल होता है कैलिब्रेशन कंपनीज के पास, लैब के पास, वो उससे उसको चेक करते हैं कि जो स्टैंडर्ड थर्मामीटर है वो कितना टेम्परेचर शो कर रहा है और ये कितना कर रहा है। तो जब दोनों को देखा जाता है तो अगर वो कम कर रहा है तो इसका मतलब कि जो थर्मामीटर है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड का जो थर्मामीटर है उससे मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड जो होता है वो सारी दुनिया में एक ही होता है। तो पहले एक स्टैंडर्ड को डिफाइन कर लिया जाता है कि भाई ये हमारा स्टैंडर्ड है। जैसे अगर हमने प्रोक्योरमेंट में कुछ करना है तो पहले हम एक स्टैंडर्ड बना लेंगे कि हमने प्रोक्योरमेंट को किससे मेजर करना है, किसके साथ मैच करना है। उसके लिए आप देख सकते हैं कि जैसे डिफरेंट सर्टिफिकेशन कंपनी है, सप्लाई चेन सर्टिफाइड प्रोफेशनल और प्रोक्योरमेंट सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट, और इस तरह के डिफरेंट वर्ल्ड में कुछ इंस्टीट्यूशन है जो सर्टिफाई करते हैं प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन, वेयर हाउस और इन्वेंट्री और इस तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट में, बल्कि हर सब्जेक्ट में करते हैं। जैसे इंजीनियर को जितने भी पाकिस्तान में इंजीनियर्स होते हैं उनको इंजीनियरिंग काउंसिल सर्टिफाई करती है, ऐसे वकीलों को उनकी जो कोई एसोसिएशन होती है वो करती है। तो डॉक्टर्स को डॉक्टर की जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इस तरह से कुछ है। मतलब हर सब्जेक्ट में एक स्टैंडर्ड होता है जो कि उस सब्जेक्ट के लोगों को सर्टिफाई करता है कि ये लोग उतनी क्वालिफिकेशन रखते हैं जो कि इसको रिक्वायर्ड है। तो ऐसे ही प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन के लिए कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं जो कि सर्टिफाई करती हैं कि इस बंदे का नॉलेज क्या उतना है।
तो अब वो जो सर्टिफिकेशन के लेवल हैं, पहले तो आप उस लेवल को डिफ़ाइन कर लें कि जी हमने इस स्टैंडर्ड के ऊपर जाना है। तो जब आप उस स्टैंडर्ड को डिफ़ाइन कर लेंगे तो फिर आप एक पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी आपकी अपनी होगी, यानी आप ये पॉलिसी डिफरेंट कंपनियों की डिफरेंट हो सकती है। मतलब कोई एक कंपनी की पॉलिसी दूसरी कंपनी से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड एक ही होगा और पूरी दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड होगा। अब ये जो पॉलिसी है ये हम मैच करेंगे स्टैंडर्ड के साथ, यानी कि जो भी कंपनी प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन डिपार्टमेंट को रन करना चाहती है वो अपनी पॉलिसी बनाएंगी और ये पॉलिसी अकॉर्डिंग टू ये स्टैंडर्ड होगी। लेकिन स्टैंडर्ड और पॉलिसी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस इसलिए होगा कि कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है वो कुछ चीज़ें ऐसी उसमें डाल देती है जो स्टैंडर्ड से कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये उनका पर्सनल उस कंपनी का इंटरेस्ट हो सकता है, और कंपनी तो कंपनी भी ये पॉलिसीज़ वेरी करती हैं। यानी किसी भी कंपनी की आप प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को देख लें, HR पॉलिसी को देख लें, या उनकी किसी और डिपार्टमेंट की पॉलिसी को देख लें, और फिर उसको किसी दूसरी कंपनी की उसी पॉलिसी से जब कंपेयर करेंगे तो दोनों में फ़र्क होगा। तो वो जो फ़र्क है वो कंपनी ने अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, या जिस तरह से वो काम करना चाहती है ये उसके लिए बनाया होता है। लेकिन जब भी वो उस पॉलिसी को कंपेयर करेगी तो वो जो स्टैंडर्ड उसने रखा होता है उससे करेगी कि हम इस स्टैंडर्ड से इतना पीछे हैं, हम इस स्टैंडर्ड से इतना कम है, हम इस स्टैंडर्ड से इस पोजीशन के ऊपर हैं। तो स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए वो कोशिश करेंगे, लेकिन आफ्टर ऑल उन्होंने अपना काम चलाना होता है, उन्होंने अपनी कंपनी को रन करना होता है। तो वो पहले अपने बिज़नेस को रन करने की कोशिश करेंगे, पहले वो अपने बिज़नेस को प्रॉफिट मेकिंग की तरफ लाने की कोशिश करेंगे उन पॉलिसीज़ को बना के जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी है प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन में। लेकिन अल्टीमेटली उनका गोल यही होगा कि हमने इन पॉलिसीज़ को अपग्रेड करना है, इनमें इम्प्रूवमेंट करनी है और इनको स्टैंडर्ड से इक्वल करना है, स्टैंडर्ड के मुताबिक लेके जाना है। तो अब ये जो डिफरेंस होगा पॉलिसीज़ में वो स्टैंडर्ड से मैच भी कर सकता है, थोड़ा नीचे हो सकता है, बहुत नीचे हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि पुलिस कंपनी कब बनी, उसमें पॉलिसी कब नाफज हुई और स्टैंडर्ड से वो कितना दूर है। तो बहरहाल जब भी कोई डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर किया जाएगा तो उसकी जो पॉलिसी होगी वो पहले तो एक स्टैंडर्ड को कंसीडर करेंगे कि हमने इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, और फिर एक पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी को रन करने के लिए प्रोसीजर बनाएंगे। पॉलिसी एक ओवरऑल सिस्टम होता है कि हमने इस तरह से डिपार्टमेंट को रन करना है, लेकिन प्रोसीजर उसकी डे टू डे एक्टिविटी, यानी उसकी जो माइनर चीज़ें होती हैं, डिफरेंट जो काम चल रहे होते हैं उनको एक्सप्लेन करता है। पॉलिसी एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को और उस डिपार्टमेंट को रन करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, इस तरह से समझ लें। और जो प्रोसीजर है वो उस पॉलिसी के एक एक टॉपिक को डिटेल से फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि अब ये किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल पॉलिसी के अंदर जैसे हम बुक को डिफ़ाइन कर रहे हैं, बुक सारी आप समझ लें कि एक पॉलिसी है, बुक में मुख्तलिफ टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो ये पॉलिसी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन जब ये सारे टॉपिक्स जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं इसको हम टेबल के ऊपर बैठ के इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे हमने PO डिस्कस कर लिया, कंपैरिजन डिस्कस कर लिया, हमने वेंडर सिलेक्शन, वेंडर वैल्यूएशन, ये चीज़ें डिस्कस कर ली। लेकिन अब जब हम टेबल के ऊपर बैठ के इस पॉलिसी के हिसाब से कि जी हमने वेंडर वैल्यूएशन करनी है या हमने वेंडर रजिस्ट्रेशन करनी है, इसको करेंगे तो वेंडर रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है उसके लिए प्रोसीजर बनाया जाएगा। यानी पॉलिसी एक ओवरऑल अम्ब्रेला है और उसके अंदर जो जो कुछ भी हो रहा होगा उसको करने के लिए फिर फर्दर प्रोसीजर बनाए जाएंगे। तो इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके स्ट्रक्चर को हम डिफ़ाइन करें कि जी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट को, तो उसमें एक स्टैंडर्ड होगा, एक उसके बाद पॉलिसी होगी और फिर प्रोसीजर होंगे। और प्रोसीजर के बाद गाइडलाइन भी हो सकती है कि अगर आपको प्रोसीजर समझ नहीं आ रहे या प्रोसीजर को
आप फर्स्ट टाइम आए, आप फॉलो करना मुश्किल हो रहा है, तो फिर आप किसी भी सीनियर से या अपने इंचार्ज से या कंपनी के किसी भी बंदे से जो भी रिलेटेड है उसके